हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे लगे होंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड देख के पता चल ही रहा होगा, आज हम लोग एक पोएम पर विचार करेंगे। और आपके सिलेबस में बहुत सारे पोएम्स हैं और इसमें से एक जो मेरा फेवरेट पोएम आप कह सकते हैं वो यही है। इसका नाम है द सोल्जर। तो इस पोएम पे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा पोएम है। तो इसके पहले कि हम लोग बातचीत करें, सबसे पहले मैं बता दूं कि सोल्जर का मतलब क्या है। तो सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सैनिक वह व्यक्ति है जो देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देता है। ठीक है। अब इस पोएम में जो सैनिक हमारे हैं वो कोई और नहीं, हमारे पोएट ही हैं। देखिए, इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक। और इस पोएम में जिस युद्ध की चर्चा आपको मिलेगी वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में जाके खत्म हुआ था। ये तो आप जानते होंगे, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता ही होगा। तो अब जान ले, ध्यान रखिएगा, जिस पोयम की हम लोग बात करेंगे द सोल्जर है वो। सोल्जर मतलब सैनिक, द लगा है यानी किसी खास सैनिक की बात है। और इसमें कोई खास सैनिक कोई और नहीं, हमारे लेखक साहब ही हैं। ठीक है। ये बेचारे युद्ध में हैं, युद्ध के मैदान में हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जब इनको समय मिलता है तो पोयम में लिख देते हैं। हो सकता है आपके मन में एक सवाल हो, ये पॉसिबल है कि व्हेन समवन इज इन battle, someone is in war, then how will he get time to write a poem? आपके मन में सवाल आएगा कि भाई कोई व्यक्ति है जो युद्ध में है तो उसको टाइम कैसे मिलेगा पोएम लिखने का। तो इट इज़ नॉट टूडेज वॉर, ये आज का युद्ध नहीं है। ये आज से 100 ईयर एगो, मतलब 100 साल पहले की बात हो रही है। उस जमाने में जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो दिन में हुआ करती थी, रात में लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी। उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना फाइटर प्लेन इत्यादि जो जिसमें नाइट विजन कैमरा इत्यादि लगे हों, दे वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो उस समय जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो बस दिन में हुआ करती थी, सुबह में शुरू, रात में खत्म। ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो हमारे पोएट हैं रूपर्ट ब्रुक, ध्यान रखिएगा। और ये पोएम युद्ध के बैकग्राउंड पर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉर पोएम। इसको वॉर पोएम कहेंगे। और इनकी जो कविताएं, हमारे कवि की जो कविताएं हैं वो ज्यादातर युद्ध पर ही हैं, इसलिए इनको वॉर पोएट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रूपर्ट ब्रुक को वॉर पोएट कहा गया है। और ये जो पोएम आप पढ़ने वाले हैं वॉर पोएम है, क्योंकि ये युद्ध पर आधारित है। और इसमें जिस युद्ध की चर्चा है दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पहला विश्व युद्ध है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। रूपर्ट ब्रुक, जन्म है, बर्थ है 1887 और डेथ है 1915, ये ध्यान रखिएगा। 1915 में डेथ होने का मतलब यह है युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इनके पिताजी क्या थे? तो इनके पिताजी एक हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल। रग्बी एक खेल होता है, उसका एक स्कूल था, उसी के हाउस मास्टर थे। ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। रूपर्ट ब्रुक की पढ़ाई हुई थी किंग्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किंग्स कॉलेज, ध्यान रखिएगा, किंग्स कॉलेज में पढ़ाई हुई है। एक सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहां दे रखा है कि W.B. ईट्स, ठीक है, विलियम बटलर ईट्स नाम है पूरा इनका, एक फेमस पोएट थे जिन्होंने इनको एक नाम दिया था। इनको कहा था उन्होंने द यंग हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो पूछ सकता है कि हु इज कॉल्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, तो वो थे रूपर्ट ब्रुक। और कहा किसने था? हु गेव दिस नेम टू द राइटर? दैट इज W.B. ईट्स। तो W.B. ईट्स ने कहा था इनको, हमारे पोएट साहब को, कि भाई ये इंग्लैंड के सबसे सुंदर मतलब युवा व्यक्ति हैं। तो ये W.B. ईट्स कहे थे। ठीक है। तो ये योद्धा थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और यहाँ थोड़ा एक बता दें कि एक बार ये लड़ाई पर थे, लड़ाई पर तो थे ही, आपको बताया ही गया था। तो लड़ाई के दौरान ही जो है ना आइलैंड था, आइलैंड ऑफ
लेमनोस, लेमनोस, ठीक है। यहीं पर युद्ध के दौरान इनकी देहांत हो गई थी, ठीक है। उस लड़ाई का नाम था गेवीपोली, गेवीपोली। ऐसे ही सब पूछने का चांस नहीं है। थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन पूछने वाला है वो आपको मैंने बता दिया है कि ब्रूक को रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है ऐसे वॉर पोएट। तो ये याद रखिएगा, ही इज कॉल्ड वॉर पोएट। उनको वॉर पोएट कहा जाता है और ये जो पोयम है इसको वॉर पोयम कहा जाएगा। और इस पोयम में पेट्रियोटिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, देशभक्ति का भाव भी मिलेगा, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। और मैंने बता दिया कि इस पोयम का जो बैकग्राउंड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही ये पोयम लिखा गया था। और इस पोयम में जिस युद्ध की चर्चा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही है। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द मेन टॉपिक विच हैज बीन कवर्ड इन दिस पोयम। मतलब इस पोयम में कौन सा टॉपिक है जिसको कवर किया गया है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया कि इन दिस पोयम वी विल लर्न व्हाट द पैट्रियोटिज्म इज। मतलब पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या होता है, मतलब देशभक्ति की भावना क्या होती है और कितना कोई व्यक्ति देशभक्त हो सकता है, इस बात को आप इस पोयम के थ्रू समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। देशभक्ति की देखिए ऐसे कोई परिभाषा नहीं है, कोई देश के प्रति कितना भक्त होता है इसका कोई वो मुहर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं जो कहीं मिलता है। लेकिन भाई इस पोयम को पढ़कर के आप समझेंगे कि एक व्यक्ति कितना अपने देश से प्रेम करता है। यू विल कम टू नो दिस, आप ये जान जाएंगे बाय द राइटिंग्स ऑफ द पोएट। हमारे पोयम के जो कवि हैं उनके लिखने के अंदाज से उन्होंने क्या क्या लिखा है, आप इन बातों को जानेंगे। देखिएगा क्या कह रहे हैं, देखिए कवि क्या सोच रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि इफ आई शुड डाई, अगर हम मर जाएं, अब युद्ध है तो मर सकते हैं, मरने और मारने दोनों की बात होती है। ड्यूरिंग द वॉर यू मे किल समवन, इट इज ऑल्सो पॉसिबल समवन मे किल यू, आपको भी कोई मार सकता है। तो युद्ध में तो भाई दोनों तरफ से गोलियां चलती है, ठीक है। तो कवि का पहला लाइन है, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, जब कभी मैं सोचता हूं। कभी द राइटर इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग, ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, इफ आई डाई, अगर मैं मर जाऊं, ठीक है, व्हेनेवर आई थिंक ओवर इट, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो क्या कह रहे हैं, क्या सोचता हूं तो क्या होगा। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, अगर मैं किसी फॉरेन फील्ड में, विदेश में चल रही लड़ाई, ये विश्व युद्ध है, कभी इंग्लैंड के हैं, ये दूसरे देश जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मान लो हम विदेश की भूमि में किसी कोने पर, सम कॉर्नर में अगर हम मर जाएं, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो प्लेस हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। यहाँ कहने का मतलब ये है, कुछ बातें यहाँ छिपी हुई हैं कि भाई अगर कोई योद्धा, कोई फाइटर, कोई सोल्जर डाइज, मर जाता है, इफ सम सोल्जर डाइज ड्यूरिंग द वॉर, अगर कोई सोल्जर किसी युद्ध में, युद्ध के दौरान मर जाता है, देन हिज फेलो सोल्जर्स बरी हिम, उसको दफना देता है, बरी मतलब दफना देता है, इन द ग्राउंड, जमीन में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मान लो हम मर जाए और जहां भी हमको दफना देगा विदेश की भूमि में, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, दैट विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। तो आपके मन में सवाल आएगा कि मान लो जर्मनी में मर जाते हैं, उनको जर्मनी में कोई दफना देगा तो इंग्लैंड का कैसे हो जाएंगे, वो तो सॉरी, तो वो तो जर्मनी में दफना देगा तो इंग्लैंड में कैसे हो जाएंगे, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो कैसे आएंगे देखिए आगे पता चलेगा। देयर शैल बी, और हो के रहेगा। कह रहे हैं कि इन दैट रिच अर्थ, वो जो मेरा धन्य भूमि है, धन्य भूमि, दैट रिच अर्थ, रिच मतलब धन, अर्थ मतलब भूमि, करे वो जो मेरा धन्य भूमि है, यानी अपने देश की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की। अ रिचर डस्ट, उसी से धन रूपी, डस्ट रूपी शरीर। देखिए हर धर्म में लोग यही मानते हैं कि जो भी उनका देश है उसी के मिट्टी से वो बने हैं, ठीक है। हम लोग भी मानते हैं, हम लोग तो हिंदू धर्म मानते हैं कि हम लोग 5 तत्वों से बने हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। ये लोग इंग्लैंड के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, तो ये लोग मानते हैं कि वो मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो लोग अपने आप को, जब कोई मरता है तो उसको दफनाते हैं, बरी करते हैं, बरी मतलब दफनाना, ठीक है। तो इन दैट रिच अर्थ, वो जो धन्य भूमि है, और रिचर डस्ट कंसील, जिसके डस्ट से, धूल रूपी से, धन्य रूपी धूल से, मिट्टी से जो मैं बना हूं, उसको जहां भी कंसील कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, ठीक है।
वो किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा, कह रहे हैं, जहां भी दफना दिया जाएगा। क्योंकि ये जो मेरा शरीर है, धन्य शरीर मेरा जो है, उस धन्य भूमि से बना हुआ है, इंग्लैंड की भूमि से बना हुआ, इंग्लैंड की मिट्टी से बना हुआ मेरा शरीर है। जहां दफना देगा हम इंग्लैंड का ही नाम लेंगे। कहने का मतलब ये है, अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड, वो धन्य, वो मिट्टी का शरीर, ये मिट्टी का जो शरीर मेरा है, कवि कह रहे हैं ये डस्ट मतलब धूल नहीं, मिट्टी का बना शरीर, धूल मिट्टी का बना शरीर। होम इंग्लैंड बोर्ड, जिसे जन्म भी किसने दिया है? इंग्लैंड ने। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि मेरा जन्म भी इंग्लैंड में हुआ है। शेप्ड, तराशा भी मेरा मुझे गया है इंग्लैंड में। मतलब मैं जो कुछ भी हूँ नाउ, अभी, वट एवर आई एम नाउ, आई एम ए सोल्जर, आई एम ए पोएट, वट एवर आई एम, इट हैज़ बिन, आई हैव बिन मेड इन इंग्लैंड, मुझे इंग्लैंड में ही बनाया गया है। मेड अवेयर, मैं जागरूक भी बना हूँ। अगर मैं दुनिया के बारे में जानता हूँ, इफ आई नो समथिंग अबाउट द वर्ल्ड, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के कारण। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई भी हुई है, स्टडीज भी जो हुई है, वो इंग्लैंड में हुई है। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, वहीं के फूलों से मैंने प्रेम करना सीखा है। हर वेज टू रोम, रोम मतलब भटकना, वहीं के रास्तों में मैं भटका हूँ, घूमा हूँ। तो भाई इनका बचपन जो है, शुरुआती जीवन इंग्लैंड में ही बीता है, कहना ये चाह रहे हैं। इंग्लैंड में ही जन्मे हैं, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है, घूमे भटके भी वहीं के रास्ते में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, मेरा तो शरीर ही इंग्लैंड का है। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और सांस भी मैं कहाँ की हवा ले रहा हूँ? इंग्लैंड की हवा ले रहा हूँ। इन लाइन से आपको यही पता चल रहा है, कभी ये बता रहा है कि वो आज जो कुछ भी है, उनके पास जो कुछ भी है, दैट इज गिवन बाय इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब वो मर के भी किसका नाम लेंगे? ये मर भी जाए जर्मनी में, उनको जर्मनी में दफना भी दिया जाएगा, तो ये मर के भी, जहां मर के इनको दफना दिया जाएगा, जब मर जाएंगे दफना दिया जाएगा वो जगह, और मरने के बाद भी किसका नाम लेंगे? इंग्लैंड का, क्योंकि उनका रोम रोम कतरा कतरा इंग्लैंड का ऋणी है, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए कितना अच्छा भाव है। मतलब जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं, देश का खाते हैं देश का ही गाते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खाते किसी का है, गाते किसी और का है। ठीक है, आगे देखिए, यही देशभक्ति का भाव है। वॉश्ड, नहाया हूं, बाय द रिवर्स, वहीं की नदियों में। ब्लेस्ड, ये ब्लेस्ड ओल्ड स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज तो ब्लेस्ड होता है BLESSED, ये थोड़ा इसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस मतलब पोएम के रिदम इत्यादि को मेंटेन करने के लिए थोड़ा स्पेलिंग चेंज करना अलाउड होता है पोएट्स को। ये नहीं पूछता है आपके सिलेबस में। वॉश्ड बाय द रिवर्स, वहीं के नदियों में नहाया हूँ। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ थॉर्न, सन्स ऑफ होम, वहीं पर सूरज की रोशनी में मुझे सारा आशीर्वाद भी मिला है। ठीक है, मतलब जो मिला है सब इंग्लैंड से मिला है। वॉट एवर आई हैव नाउ, वॉट एवर आई हैव गॉट, वॉट एवर आई एम नाउ, जो कुछ भी हूं, जो भी मिला है सब इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का दिया हुआ है। इट इज गिवन बाय इंग्लैंड। समझ गए? इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे जो कुछ भी मिला है, मेरे पास आज जो कुछ भी है, मैं जो भी हूं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के कारण हूं। इसका मतलब वो इफ आई डाई, अगर मैं मर भी जाता हूं, एंड समवन बरीज मी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी कोने में, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी भी पार्ट में मुझे दफना देता है, आई विल टेक द नेम ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड का ही नाम लूंगा, इसलिए वो जगह इंग्लैंड का ही हो जाएगा। ठीक है, आगे। एंड थिंक, ये सोच करके दिस हार्ट, मेरा ये हृदय है, ऑल एविल शेड अवे, ये सोच करके मेरे मन में जितने भी एविल की भाव, खराब भाव आ रहा है युद्ध के प्रति। देखिए कवि हैं, और कवि के हिसाब, कवि का मन कोमल होता है, ही इज सॉफ्ट हार्टेड, और वो ये लड़ाई को खराब मान रहे हैं। ही सेइंग दैट वॉर इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब युद्ध जो है अच्छी चीज नहीं है। किलिंग समवन इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब किसी को भी मार देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि भाई एंड थैंक दिस हार्ट, मेरे मन में जो बातें आती हैं युद्ध के प्रति, ऑल एविल्स, बुराई जो है वो सब उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। क्यों भाई? जब मैं सोचता हूं कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, आई एम फाइटिंग फॉर हूम, आई एम फाइटिंग फॉर माई कंट्री, मैं देश के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए और वही देश जिससे मुझे सब कुछ मिला है, तो मेरे मन में युद्ध के प्रति जो बुरा भाव है वो खत्म हो जाता है। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, मतलब एक अगर पल्स, धड़कन धड़कता होगा अमर मन में, इटर्नल मन में, मरने के बाद भी कह रहे हैं, ये होता है नहीं होता है कोई नहीं जानता है, तभी कह रहे हैं कि मरने के बाद भी अगर धड़कन कोई धड़कता होगा, कोई बात मन में आता होगा, नो लेस
गिव समवेयर बैक टू द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। अगर मरने के बाद भी, अगर मैं मर भी जाऊंगा, अगर मरने के बाद भी कोई विचार आता होगा तो वो विचार, वो थॉट दिया हुआ होगा किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। कभी ये कहना चाह रहे हैं कि हम मर भी जाएंगे ना, तो अगर मेरे मन में कोई विचार उत्पन्न होगा तो वो भी इंग्लैंड के द्वारा ही दिया हुआ होगा। इतना हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हर साइट्स, वहीं का दृश्य मेरे मन में आएगा। साउंड, गीत संगीत मेरे मन में आएगा। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डेज, वहीं का अच्छा वाला दिन सब, जो खुशनुमा दिन सब मैंने बिताया है, वही सब मेरे मन में आएगा। जिंदा भी छोड़िए, मरने की बात कर रहे हैं, आफ्टर डेथ की बात कर रहे हैं। मतलब मर भी जाएंगे तो जिस जगह मुझे दफना दिया जाएगा, मेरे मन में अगर कोई बात आएगी तो वो भी इंग्लैंड द्वारा दिया हुआ होगा। दृश्य भी कोई अगर मन में आएगा, दैट विल बिलोंग टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का ही होगा। ये कहना चाह रहे हैं। मतलब मर के भी उसको याद करेंगे। एंड लाफ्टर, हंसी भी वहीं की आएगी। लर्न ऑफ फ्रेंड, जो कि दोस्तों से मैंने सीखा है। एंड जेंटलनेस, विनम्रता, सब इंग्लैंड का दिया हुआ होगा। इन हार्ट, तब हृदय में, एट पीस, मुझे शांति मिल जाएगी। अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड रूपी स्वर्ग में, इंग्लिश रूपी स्वर्ग में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब, और मुझे जहां भी दफना दिया जाएगा, मेरे मरने के बाद भी अगर कोई बात मेरे मन में आएगा तो इंग्लैंड के द्वारा दिया हुआ होगा। और जहां मुझे दफना दिया जाएगा वो मेरे लिए इंग्लैंड के जैसा ही हो जाएगा। ये पैट्रियोटिज्म का भाव है, देशभक्ति का भाव है। ठीक है, अब एक बात और जान लीजिए, ये खास पोयम है। इस पोयम को आप ठीक से देखेंगे तो इसमें 14 लाइन्स है, 14 लाइन है। ठीक है, ऑक्टेव शुरुआत में देखिएगा, शुरुआत में 8 लाइन होगा, ऑक्टेव कहते हैं। और अंतिम में देखिए 6 लाइन है, सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव, सेस्टेट, 8 लाइन को ऑक्टेव, 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। टोटल 14 लाइन्स होंगे। 14 लाइन का जो पोयम है इसको हम लोग कहते हैं सोनेट। सोनेट, सोनेट। आपके पूरे सिलेबस में एक ही सोनेट है, ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है कि सोनेट हैज डैश लाइन्स, तो आंसर करना होगा सोनेट हैज 14 लाइन्स। एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट इज कॉल्ड सेस्टेट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दोनों बातों को। और ये वॉर पोएम है। कभी हमारे रूपर्ट ब्रुक जो हैं वो वॉर पोएट हैं, शुड बी इन योर माइंड ऑल द टाइम। और इस पोएम में जो पोएट हैं वही सोल्जर हैं। और इस पोएम में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भाव को बताया गया। आपको पढ़ के सुन के लग रहा होगा कि वो जिंदा में तो छोड़िए, मरने के बाद भी कह रहे हैं कि आई विल टेक द नेम ऑफ माई कंट्री इंग्लैंड, बिकॉज वट एवर आई हैव नाउ, वट एवर आई हैव गॉट, ठीक है, जो कुछ भी मेरे पास है आज, मैं जो कुछ भी हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंग्लैंड। तो व्हेन ही इज अलाइव, जब वो जिंदा है, व्हेन ही इज राइटिंग दिस पोएम, जब पोएम को लिख रहे हैं, इवन दैट टाइम ही इज सेइंग दैट ही इज शोइंग हिज ग्रेटिट्यूड टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति एहसान को दर्शा रहे हैं। एंड सेइंग दैट इफ आई डाई, अगर मैं मर भी जाता हूँ ड्यूरिंग द वॉर, और एनी टाइम, जब भी, कभी भी अगर मैं मर जाता हूँ, I will take the name of my country when after death. This shows the feeling of patriotism of a person, of a soldier, of a poet towards his country. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।